तो विद्यार्थियों, अभी अपन अव्ययी भाव समास की बात कर रहे थे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। इसके साथ ही जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवर्ती हो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। आवर्ती का मतलब शब्द को दोहराया जाए, जैसे रातों रात, तो रात शब्द को दूसरी बार भी लिखा गया है। हाथों हाथ, घर घर, वैसे ही पल पल, क्षण क्षण, वर्ष वर्ष, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो अव्ययी भाव समास जहाँ पहला पद अव्यय या उपसर्ग तथा जहाँ एक शब्द की आवर्ती होती है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के बाद हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास यानी इस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब दूसरे शब्द पर पूरा अर्थ टिका हुआ होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य, विशेषण यानी किसी शब्द की विशेषता प्रकट करना, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है। वैसे ही उपमेय और उपमान होता है। उपमान, उपमेय का मतलब जिसकी विशेषता प्रकट की जाए, और उपमान का मतलब जिससे उसकी विशेषता बताई जाए या जिससे उसकी तुलना की जाए, वो उपमान। तो इस तरह आसानी से समझे तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, पीत का मतलब पीले, तो वस्त्र कैसे हैं? पीले रंग के। यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है? महान। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसी है? लाल। नीला है कंठ जिसका, यानी नीलकंठ, तो कंठ कैसा है? नीला। चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरण कैसे हैं? कमल जैसे। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता प्रकट करे, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय के बाद हम बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे दोपहर, पहर के आगे दो यानी संख्यावाचक शब्द है। और द्विगु समास का जब विग्रह होता है तो वहाँ पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। जैसे दोपहर का हो जाएगा दो पहरों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों यानी 100 वर्षों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी यानी 4 गुनी। इस प्रकार जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ सदैव द्विगु समास होता है। द्विगु समास के बाद हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास वह समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनका विग्रह करने पर और, अथवा, या आदि योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो दोनों पद ही महत्वपूर्ण है, माता भी और पिता भी। एक बात और बच्चों समझने के लिए, द्वंद्व समास में हमेशा विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द या विपरीत लिंग, देखिए जैसे माता पिता, तो माता और पिता विपरीत लिंग है। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष दोनों विलोम शब्द है। देश विदेश, देश और विदेश, तो देश और विदेश भी विलोम शब्द है। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, तो अमीर और गरीब भी कैसे हैं? विलोम शब्द। जलवायु, जल और वायु, तो जलवायु भी कैसे शब्द हुए? विलोम शब्द। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि द्वंद्व समास में विलोम शब्दों या विपरीत लिंगों वाले शब्दों को उदाहरण के रूप में लिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। मैं आशा करती हूँ कि ये चारों समास आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप एक बार पुनः इसका अध्ययन करें।